प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस समय बहुत गुस्से में हैं, खासतौर से जब से सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि योगी की सरकार अपराधियों को उनकी जाति और उनका धर्म देखकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन अपराधियों की जाति यादव है या वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, उनको एनकाउंटर में मारा जा रहा है। परोक्ष रूप से इस तरह के उनके आरोप हैं। लेकिन इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच कल सारी सीमाएं लांघते हुए अखिलेश यादव ने मठ और माफिया को एक बराबर बता दिया। उनका कहना है जैसे मठ होते हैं वैसे ही माफिया होते हैं। शायद अखिलेश यादव जी को ये याद नहीं रहा कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में मठों का कितना महत्व है, उनकी भारतीय समाज में, सनातन समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, लोग कितने श्रद्धा भाव से मठ और मठाधीश्वर को देखते हैं। लेकिन ये जानते बूझते हुए भी अखिलेश यादव जी ने मठ और माफिया के बीच तुलना कर दी। ऐसा वो क्यों किए हैं, इसको लेकर लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इतनी ज़्यादा बौखलाहट की क्या वजह हो गई कि मठ की तुलना, मठाधीशों की तुलना उन्होंने माफिया से कर दी। तो इस बात को आज समझने के लिए हम लोग उस दो एक बिंदुओं को समझना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें ये उम्मीद थी कि बाबा का जो बुलडोजर है, जो अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, जो माफिया के खिलाफ चल रहा है, उसकी गति कुछ धीमी होगी। योगी की पुलिस और प्रशासन माफिया और गुंडों के खिलाफ कुछ नरमी बरतेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार योगी का बुलडोजर माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्ति पर गरज रहा है। इसी बुलडोजर की वजह से अपराधियों और माफिया का और गुंडा तत्वों का पूरा अर्थतंत्र ध्वस्त हो गया है। अरबों खरबों की संपत्ति जो है वो बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दी गई है या उसको सरकार ने जब्त कर लिया है। बड़े बड़े माफिया इस समय भीगी बिल्ली बने हुए हैं। जब सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उस चेतावनी को कई माफिया ने बहुत हल्के में लिया और कई लोग उसका अर्थ समझ गए। जिस तरह से भले ही अतीक अहमद की मौत किसी अपराधी ने की हो या मुख्तार अंसारी जी की जैसे मौत हुई है, इन तमाम घटनाओं को लेकर के लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं, या इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से कि इसमें कहीं ना कहीं योगी बाबा की सरकार का हाथ है। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ है उसकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जानी चाहिए। तो अखिलेश यादव जी तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का उनको भी जानकारी होगी कि मानवाधिकार आयोग है हमारे देश में, न्यायालय है, न्यायपालिका है, और ये व्यवस्था है कि कोई भी एनकाउंटर होता है उसमें पुलिस की रिपोर्ट मान्य नहीं होती है, उसकी बाकायदा जांच कराई जाती है। जांच के बाद, मजिस्ट्रेटी जांच के बाद तथ्यों और साक्ष्यों और जो परिस्थितियां होती हैं उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि
कहीं एनकाउंटर फेक तो नहीं था, फर्जी एनकाउंटर या फर्जी मुठभेड़ में अपराधी को मारा तो नहीं गया है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं तो ये बात कतई नहीं है मेरे कहने का मतलब कि सारे के सारे एनकाउंटर बिल्कुल न्यायोचित होते हैं। हो सकता है कुछ एनकाउंटर फर्जी भी होते हों और उन मामलों को लेकर के आए दिन पुलिसकर्मियों को सजाएं भी होती हैं, लेकिन किसी जाति विशेष का अपराधी होने के कारण या किसी धर्म विशेष का अपराधी होने के कारण अगर ये आरोप लगा दिए जाएंगे कि ये एनकाउंटर फर्जी है, अपराधी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो मुस्लिम समुदाय से आता है या फिर वो यादव समाज से आता है, तो मेरे ख्याल से ये सीधे सीधे देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा जो अर्थतंत्र प्रभावित हुआ है माफिया का, गुंडों का और अपराधियों का, उससे भी अखिलेश यादव के समर्थक वर्ग में चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहिए, ना ही मैं नाम ले रहा हूं यहां पर, लेकिन 2017 से पहले जिस तरह का माफिया राज उत्तर प्रदेश में चला करता था, जिस प्रकार से वसूली चला करती थी, ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जाने की पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी। जमीनों पे कब्जे, लोगों के अपहरण के बाकायदा उद्योग चला करते थे। ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। उन्हें याद है कि लोगों के अपहरण होते थे और किस प्रकार से फिरौती वसूल की जाती थी। खाली प्लॉट हमारा के नारे लगते थे खुलेआम और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई दिखती रह जाती थी। चाह करके भी पुलिसकर्मी कार्रवाई नहीं कर पाते थे, उन पे इतना राजनीतिक दबाव होता था। इस तरह के आरोप उस समय पे लगा करते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। वही उत्तर प्रदेश जो माफिया, गुंडा और फिरौती के लिए जाना जाता था, आज अपराधी या तो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए हैं या गले में तख्ती टांगकर जेल में जा रहे हैं और थाने में जा रहे हैं और समर्पण कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है वो जेल में डाल दो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो बुलडोजर है, जिसने अपराधियों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ दी है। अब सवाल ये आता है कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि कोई व्यक्ति अपराधी है? तो यही मामला कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए हैं और 7.5 साल में जो जितने भी लोगों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चला है, उनमें से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। ये बात आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम संगठन गया है और वहां पर जो बातें न्यायाधीश महोदय ने कही हैं और जो शपथ पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से दाखिल किया गया है, उन दोनों को समझने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी है। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए समुचित न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और जो शपथ पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल किया गया है, उसने भी साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो आरोपी है, बल्कि जो संपत्तियां अवैध हैं, अवैध रूप से बनाई गई हैं, सरकारी जमीन पे बनाई गई हैं, अतिक्रमण करके बनाई गई हैं, उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ध्वस्त किया जा रहा है। तो जिनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उन्हें मालूम है कि जो संपत्तियां गिराई गई हैं वो वैध नहीं है, अवैध हैं, इसीलिए वो वहां नहीं गए हैं। तो इसीलिए अखिलेश यादव जी इस समय ज़्यादा परेशान हैं या कहा जाए बौखलाए हुए हैं कि आखिर वो किस प्रकार से अपने समर्थकों के लिए भरोसा दे पाएं कि इतनी अधिक लोकसभा सीटें जीतने के बाद वो बाबा के बुलडोजर को की गति को धीमा नहीं कर पा रहे हैं। अब एक और सवाल है कि अखिलेश यादव तो स्वयं हिंदू समाज से आते हैं,
तो वो मठ और माफिया की तुलना कैसे कर सकती हैं? तो इसको राजनीतिक रूप से समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उनका जो मुख्य मुकाबला होने वाला है वो राहुल गांधी जी की कांग्रेस से होने वाला है। राहुल गांधी जी जिस तरह से हिंदू प्रतीकों पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं को वो लड़ाका बता रहे हैं, आक्रामक बता रहे हैं, तो ऐसे में हिंसक बता रहे हैं, ऐसे में मुस्लिम समुदाय का वोट अखिलेश यादव जी के पास रह जाएगा या कांग्रेस के खेमे में चला जाएगा, ये उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। यदि वो समझौता भी रखते हैं आपस में, यानी कि जिसको कहा जाए कि यदि दोनों में चुनावी गठबंधन भी हो जाता है, तो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के विवाद हो सकता है। अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक हैसियत बचा के रखनी है तो मुस्लिमों के वोट बैंक को अपने पाले में रखना ही पड़ेगा। और राजनेताओं का एक बड़ा वर्ग है जिसका ये मानना है कि मुस्लिम सिर्फ उन लोगों को वोट नहीं देते जो उनकी आर्थिक उन्नति की, उनकी शैक्षिक उन्नति की, उनकी सामाजिक उन्नति की बात करते हैं, बल्कि मुस्लिमों का वोट उन लोगों को ले जाता है जो कि हिंदुओं के विरोधी होते हैं। उनके हक की बात करें वो ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन साथ में अगर वो हिंदू विरोधी है तो वो उनकी पहली प्राथमिकता होता है, ऐसा बहुत सारे राजनेताओं का मानना है। इसीलिए राजनेताओं की एक बड़ी जमात है जो लगातार हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू विचार पर, हिंदुत्व के विचार पर हमलावर रहती है। तो जो बात मठ और माफिया के समान होने की अखिलेश यादव जी ने कही है, वो मुस्लिमों के उस वोट बैंक को संबोधित करने के लिए कही है जो इसका ये मानना है कि जो हिंदू विरोधी होगा वही सच्चा मुसलमानों का हितैषी हो सकता है। तो आप समझिए, लेकिन इस बयान के बाद हिंदू संतों में काफ़ी आक्रोश है, वो नाराज़ हैं अखिलेश यादव जी से, लेकिन अखिलेश यादव जी को लगता है इस बात की चिंता नहीं है, वो अपने वोट बैंक को लेकर के ज़्यादा फिक्रमंद हैं और कांग्रेस को लेकर के ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि कहीं उनका वोट बैंक खिसक कर मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस के खेमे में ना चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनका राजनीतिक वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।